431 प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स यानी जो करदाता हम जिसे बोलते हैं, हम जिसे करदाता बोलते हैं, वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट उसने प्राप्त क्या की, उसने हमारी सेवाएं प्राप्त करी। उसने प्राप्त क्या किया, उसने हमारी सेवाएं प्राप्त करी। जिस सेवा के अगेंस्ट में हमने आय प्राप्त करी। देखिए एक रूल होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति का आय होती है तो दूसरे व्यक्ति का व्यय होता है, खर्चा होता है। कोई व्यक्ति कमाता है तो कोई व्यक्ति खर्चा करता है, तभी दूसरा व्यक्ति कमाता है। ठीक है, तो उसने प्राप्त क्या की, उसने हमारी सेवाएं प्राप्त करी। तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया डेबिट, 431 डेबिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया 110, सभी आय और लाभ क्रेडिट। तो ये हमारी एंट्री बन गई 431। हमारी एंट्री क्या बनी थी, 431 अकाउंट डेबिट जो हमने कर दी थी। फिर हमने बनाया था रेसिडेंशियल। अब यहाँ पे कॉमर्शियल का हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम रेसिडेंशियल का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हेड डाल दिया हमने, प्रॉपर्टी टैक्स के हेड में डाल दिया, जो मैं आपको जीएल कोडिंग वाली शीट दिखा रहा था। ऐसी शीट है, किसी के पास नहीं होगी मुझे बताएंगे, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे पास ये एक्सेल में अवेलेबल है। ठीक है, ठीक। तो ये आपकी यहाँ पे कमर्शियल आ गया। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी टैक्स क्रिएट कर दिया लेजर। यहाँ पे 4 लाख रुपए। ठीक, दूसरी एंट्री क्या थी हमारी, तीसरी चीज क्या थी इसी 8 लाख रुपए में, संपत्ति कर के एवज में सेवा प्रभार, केंद्र राज्य शासन की संपत्तियां। ठीक है, एक्चुअली में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी टैक्स है, उसे सेवा प्रभार के नाम पे हम चीज ले लेते हैं। तो जिसका जीएल कोड क्या है 1100121। हम यहाँ पे आके देखते हैं 1100121। ये देखिए, सर्विस चार्जेस इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, केंद्रीय सरकार, ये वाला जीएल कोड हमारा। ठीक, अब मुझे इसका लेजर क्रिएट करना है, तो यहीं पे आऊंगा मैं, इस लेजर वाली जगह पे आऊंगा, ऑल्ट सी, शॉर्टकट ऑल्ट सी। मैंने आपको सबसे शुरू में शॉर्टकट बताया था। अगर आपको टैली पे कॉपी करना है तो ऑल्ट कंट्रोल सी, और टैली पे पेस्ट करना है तो ऑल्ट कंट्रोल वी। यहाँ से मैंने कॉपी करा कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा ऑल्ट कंट्रोल वी। देखिए आपका पूरा नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक, ये ग्रुपिंग जरूरी होनी चाहिए। ग्रुप ही आपका डिसाइड करता है कि कौन सा लेजर किस जगह पे जाएगा। ये ग्रुप जो अंडर लिखा रहता है, ये ग्रुप का नाम होता है। ये ग्रुप ही डिसाइड करता है कि आपके किस लेजर में जाएगा। ठीक, इसको 110 प्रॉपर्टी टैक्स के यहाँ पे वो ग्रुप कहाँ से डिसाइड हो रहा है, वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है, इस चीज से डिसाइड हो रहा है ग्रुप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स के अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट। अब मैंने कर लिया एंट्री। अब मैं यहाँ पे नरेशन लिखूंगा। नरेशन में क्या लिखा हुआ है, वर्तमान करदाता से मांग। अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में, मैं हिंदी में कर देता हूँ। वर्तमान करदाता से डिमांड की गई, वर्तमान करदाता से डिमांड की गई, ये मेरी इनकम मैंने बुक करी अपनी। ठीक है, आप देखिएगा इसमें 43110 4311001। ठीक, उससे मैंने अपनी आय बुक कर ली, उससे मैंने अपनी आय बुक कर ली। ठीक है, तो मैंने इसको एंटर करूंगा। एक्सेप्ट करने के लिए या तो वाई या तो एंटर दोबारा मारूंगा। ये एंट्री मेरी बुक हो गई, ये मेरी एंट्री बुक हो गई। ठीक है, ये वाली मेरी एंट्री हो गई। ये जो एंट्री इसमें दी गई मेरी, ये टैली में एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री देखते हैं। हमने डिमांड तो क्रिएट कर ली, अब उसके आगे इसमें वसूली। ये वसूली की एंट्री है जो आप हर दिन अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स करते हैं, आप अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करते हैं।
ये प्रॉपर्टी टैक्स, हमने ये वाली एंट्री कंप्लीट कर ली अपनी। ठीक है, संपत्ति कर, भवन, आवासीय योग्य। अब हम आते हैं वसूली की एंट्री। वसूली यानी बैंक में ही प्राप्त हुआ होगा, बैंक में या नगद में। अभी हमको यहाँ पे बैंक में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि क्या बोल रही है एंट्री। उपरोक्त मांग के विरुद्ध, यानी उपरोक्त यानी ऊपर वाली मांग के विरुद्ध, यानी ऊपर वाली कौन सी मांग है? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध दिनांक 25 जुलाई 2016 को संग्रहण एवं देय तिथि के पूर्व भुगतान के लिए 5% रियायत दी गई। ठीक है, देखिए वसूली की गई, लेकिन उसके अगेंस्ट में 5% की रियायत दी गई। आपकी रियायत दी गई, रियायत यानी आपको छूट दी गई। अब उस छूट का मतलब ये हुआ कि आपका व्यय है, आपकी हानि है। आपने इनकम कितने की ली थी? आपने इनकम ली थी 8 लाख रुपए की। आपने इनकम कितने की ली थी? आपने इनकम ली थी 8 लाख रुपए की। लेकिन आपको वो छूट कितने की मिली, देनी पड़ी है? 5% की छूट देनी पड़ी है। तो ये आपकी हानि है, व्यय नहीं है, ये आपकी हानि हो रही है, क्योंकि आपकी आय कम हो गई, इसका मतलब आपको हानि हो गई। तो हमने रूल क्या देखा था? नॉमिनल में हानि अकाउंट जो भी होते हैं सारे डेबिट, व्यय और हानियां डेबिट। ठीक है, और रियल अकाउंट, बैंक में हमने पैसा वसूला तो बैंक अकाउंट डेबिट, आने वाली चीज डेबिट। पर रियल अकाउंट का रूल क्या था? प्राप्त होने वाली चीज, आने वाली यानी प्राप्त होने वाली या आने वाली चीज डेबिट। ठीक, और देने वाला पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे जो हमको पेमेंट करेगा वो कौन करेगा? हमने पहले यहाँ पे संपत्ति कर लिया था, हमारा करदाता था, उसी से वसूलेंगे हम पैसा। तो यहाँ पे करदाता आप कौन बन गया? देने वाला। पर्सनल अकाउंट में कौन बन गया? वो देने वाला। प्राप्त करने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो करदाता हमको क्या दे रहा है? करदाता हमको दे रहा है बैंक, बैंक में पैसा हमको बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। तो हम इसकी एंट्री देखते हैं। यहाँ पे बैंक का वाउचर लग गया है, यहाँ पे बैंक का बैंक आ गया है, हमारा यहाँ पे बैंक आ गया है। 25 अगस्त को हम क्या देखेंगे? किस तारीख को एंट्री हो रही है ये हमारी? 25 जुलाई को। 25 जुलाई। ठीक है, मेरे पास आ क्या रहा है? अच्छा, वाउचर चेंज हो जाएगा, वाउचर चेंज हो जाएगा। मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं वाउचर चेंज करके S6 रिसिप्ट का वाउचर बन जाएगा मेरा, क्योंकि इसमें बैंक आ रहा है, रिसिप्ट का वाउचर हो जाएगा। ठीक, तो रिसिप्ट के वाउचर में सबसे पहले ऊपर वो क्रेडिट बोल रहा है, तो हमारा क्रेडिट क्या हो रहा है? हमारी कम क्या चीज हो रही है इस एंट्री में? इस एंट्री में हमारा कम हो रहा है डेटर्स। हम देने वाला पर्सनल अकाउंट में देने वाला बन गया है। तो हम इसमें किस अकाउंट में हमने करा था? 431001, ये प्रॉपर्टी टैक्स करंट ईयर, प्रॉपर्टी टैक्स करंट ईयर देने वाला, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसमें नाम नहीं लिखा, लेकिन ये डिनोट पर्सनों को कर रहा है, जहां व्यक्ति है। ठीक है, अब अगर आप एक एक करदाता का करेंगे तो लाखों करदाता के लेजर बन जाएंगे, लेकिन हमने उनको ग्रुप करके एक ही बना दिया। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स राम सिंह, प्रॉपर्टी टैक्स श्याम सिंह, तो वो भी चलेगा, लेकिन वो बहुत सारे खाते हो जाएंगे, एक एक की अकाउंटिंग नहीं करते, क्योंकि साल में एक बार आता है, साल में ये लेजर एक बार आता है, इसलिए हम उसको उन सबको एक ही खाते में डाल देते हैं। दैट इज रिसीवेबल प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये पर्सनल अकाउंट को डिनोट करता है। तो हमने यहाँ पे एंट्री करी, उससे 5% की हमने उनको रियायत दी, तो 8 लाख का 5% हो गया हमारा 40,000 रुपए। तो हमने उनको 40,000 रुपए की रियायत दी, हमने उनको 40,000 रुपए की रियायत दी। ठीक है, सॉरी, उन्होंने तो 8 लाख रुपए की पूरी पेमेंट कर दी हमको। उन्होंने तो हमें, ये देखो आप, उन्होंने तो हमें 8 लाख रुपए का उन्होंने हमसे हिसाब किताब क्लियर कर लिया है, तो हमने उनको पूरा 8 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। मेरे बैंक में कितने पैसे आए?
मेरे बैंक में कितने पैसे हैं 5% की रियायत के बाद? 7,60,000 रुपए, 7,60,000 रुपीज, 40,000 रुपए की रियायत दी मैंने। तो मेरा कोई सा भी बैंक ले लूँ मैं, मेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने एंट्री करी, ये मेरा बैंक है, इसमें मेरे कितने रुपए आए? इसमें मेरे आए 7,60,000 रुपीज, इसमें मेरे आए 7,60,000 रुपीज। ठीक है, बैंक में मेरे अमाउंट कितना आया? 7,60,000 रुपीज। यहाँ पे मैंने बैंक की डिटेल डाल दी, इंस्ट्रूमेंट की डेट डाल दी, बैंक का नाम डाल दिया, कौन सा बैंक, कौन सा बैंक, मान के चलिए यूनियन बैंक का चेक है तो मैंने यूनियन बैंक का नाम डाल दिया। ठीक, अगली चीज रियायत, हानि हुई है हमें तो वो डेबिट, सारी हानि और व्यय डेबिट। ठीक है, 2 हमारा जीएल कोड देखते हैं डेबिट वाला, 2 की सीरीज में आएगा। पहला 1 रेवेन्यू इनकम, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 की सीरीज में ये आया हमारा, क्या कोड था? 2408001। ये देखिए, ये डिस्काउंट अर्ली प्रॉम्प्ट पेमेंट, इसका मुझे लेजर क्रिएट करना है, मेरे पास नहीं है यहाँ पे, मेरे पास नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आया, मुझे लेजर क्रिएट करना है, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी से क्रिएट करा मैंने, यहाँ पे मैंने यहाँ पेस्ट करा, ऑल्ट कंट्रोल वी, ऑल्ट कंट्रोल वी, टैली पे कॉपी करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल सी, टैली पे पेस्ट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल वी साथ में दबाते हैं, एंटर मारा। इसका ग्रुपिंग क्या होगी? शुरू के 5 जीएल कोड की 24080। अगर नहीं है ग्रुपिंग भी तो भी यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो आप। सेम शॉर्टकट ऑल्ट सी, सेम शॉर्टकट ऑल्ट सी, यहाँ पे मैंने आगे दबाया ऑल्ट सी। ठीक, तो मैंने इसके ऊपर वाला ग्रुप क्रिएट करा, अदर फाइनेंस एक्सपेंसेस, इसको मैंने कॉपी करा। अब इसका ऊपर वाला ग्रुप क्या होगा? इसके ऊपर वाला ग्रुप ये 3 डिजिट वाला होगा। जीएल कोडिंग में आप समझो, जीएल कोड 10 डिजिट होता है, फिर 60 पीछे के 3 डिजिट 00 होते तो उनको हटा दिया, 60 डिजिट बचा, उसके पीछे के 2 डिजिट और हटा दिए तो 5 डिजिट बचे। तो 5 डिजिट का हमारा एक सब हेड होता है, उस सब हेड के अगेंस्ट में 3 डिजिट का एक हेड होता है, तो वो 3 डिजिट का हेड जो हो रहा है वो मेरा हो रहा है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस एक्सपेंडिचर। इसको मैंने 240 के हेड में आ रहा है, ये रहा, इसका बना हुआ है, तो मैं इसी को एंटर कर दूंगा। यानी ये सबसे पहले होती है मेन हेडिंग, फिर उसके नीचे होती है हेडिंग, फिर उसके नीचे होती है सब हेडिंग, फिर उसके नीचे होता है जीएल कोड। क्लियर ये बात? ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये होती है मेन हेडिंग, ये होती है हेडिंग, ये होती है सब हेडिंग, और ये होता है उसका जीएल कोड। क्लियर बिल्कुल? मैं अभी आपको ये सब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में दिखाऊंगा ये सब चीजें। ठीक है, इसको एंटर मार के हम बाहर आए, फिर इससे बाहर आए, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कर दाता से वसूली की गई एवं उसको 5% की रियायत, 5% की रियायत दी गई। ये मैंने स्पेशली क्यों लिखा 5% की रियायत दी गई? क्योंकि इस एंट्री में एक चीज अलग से दिख रही है, वो है ये 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए। ठीक है,
ये एक अलग सी चीज दिख रही है मुझे, तो ये मैंने एंटर मार के इस एंट्री को कंप्लीट कर दिया। ठीक, अभी बीच में किसी का सवाल आया था कि सर हम प्रॉपर्टी टैक्स के साथ और भी चीजें वसूल करते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेस और नगरीय विकास उपकर। ठीक, एजुकेशन सेस और नगरीय विकास उपकर आप लोग वसूल करते हैं। एजुकेशन सेस और नगरीय विकास आप उपकर आप लोग साथ में वसूल करते हैं। अच्छा, एजुकेशन सेस और नगरीय विकास उपकर जो होता है वो सभी प्रॉपर्टियों पे नहीं लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सभी प्रॉपर्टियों पे नहीं लगता, कुछ विशेष प्रॉपर्टियों पे ही लगता है। लेकिन वो हमें एक तारीख को, पर्टिकुलर डेट को पता लग जाता है, इसीलिए वो भी देय हो जाता है, यानी वो पर्टिकुलर एक तारीख को देय हो जाता है। तो उसकी ड्यू एंट्री भी मान के चलिए हमारा 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए नगरीय विकास उपकर और 50,000 रुपए शिक्षा उपकर देय हो गया, है ना, पेबल हो गया, मतलब हमें वसूली योग्य हो गया, जैसे हमने प्रॉपर्टी टैक्स, तो हम उसको भी ड्यू कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ, सेम डेट पे 30 जून में, जिस डेट पे हमने प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू करा 30 जून को। ठीक है, कौन सा वाउचर? जर्नल वाउचर, क्योंकि उसमें हम अभी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशन सेस के अगेंस्ट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, करदाता, प्रॉपर्टी टैक्स करदाता का कोड अलग है और नगरीय विकास करदाता का कोड अलग है, लेकिन शुरू का 3 कोड एक ही है, 431, शुरू के 3 कोड एक ही है। ठीक है, शुरू का 3 कोड एक ही है, ये है एजुकेशन सेस 4312025 है। शिक्षा उपकर का करदाता कोड 431, ये भी पर्सनल अकाउंट को डिनोट करता है। प्राप्त करने वाला डेबिट, क्या प्राप्त कर रहा है यहाँ पे? हमारी सेवाएं प्राप्त कर रहा है, हमारी सेवाएं प्राप्त कर रहा है, तो डेबिट कितने से? 50,000 रुपए। और सभी आय, हमारा जो शिक्षा उपकर होता है वो इनकम होती है, शिक्षा उपकर क्या होती है? वो इनकम होती है, तो वो हमारी 110 की एजुकेशन सेस, वो आपके इस जीएल कोड की लिस्ट में दिया हुआ है, एजुकेशन सेस इनकम में दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक, शिक्षा उपकर सभी आय क्रेडिट 50,000 रुपए से। ठीक, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंट्री लिख देंगे हम यहाँ पे, वर्ष 2018-19 का शिक्षा उपकर की डिमांड की गई। ठीक है, ये एंट्री भी हो गई। इसी प्रकार नगरीय विकास उपकर की, इसी प्रकार नगरीय विकास उपकर की एंट्री भी हम कर देंगे, उसका भी करदाता का लेजर 431 से स्टार्ट होता है, लेकिन अलग होता है उससे। ये देखिए 431 अर्बन डेवलपमेंट सेस, नगरीय विकास, अर्बन, नगरीय मतलब अर्बन, डेवलपमेंट विकास, अर्बन डेवलपमेंट। आपको किसी भी इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम हो जीएल कोडिंग में, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। तो नगरीय विकास उपकर ये रहा, इसका भी 50,000 रुपए ड्यू। ठीक, ये अर्बन डेवलपमेंट सेस 1108021, इनकम में 1108021, ये रहा हमारा अर्बन डेवलपमेंट सेस नगरीय विकास उपकर। ठीक है सर, 50,000 रुपए। पिछले नरेशन को कॉपी करने का एक शॉर्टकट है टैली में, वो होता है ऑल्ट आर, कंट्रोल आर, सॉरी, वो होता है कंट्रोल आर। पिछली एंट्री के नरेशन को, पिछली एंट्री के नरेशन को बिना कॉपी, बिना वो करे हुए रिपीट करना, कंट्रोल आर, ये शॉर्टकट है। ठीक, यहाँ पे बस मैं इस एंट्री को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं नगरीय
विकास उपकर। ठीक, देखा आपने टैली कितना यूजर फ्रेंडली है, उसने वो पिछले नरेशन को बिना ज्यादा मेहनत किए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यानी आप अपनी स्पीड वैसे भी बढ़ा सकते हो कि आपने एंट्री मारी और कंट्रोल आर दबाया तो पिछला नरेशन रिपीट हो गया यहाँ पे, उसमें जो चेंज करा वो करके एंटर मार दिया मैंने। क्लियर यहाँ पे? तो मैंने जो पुरानी वाली थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसी की वसूली, अब इसी की वसूली की जाएगी, इसमें कोई रियायत नहीं दी गई, ये पूरा का पूरा पैसा वसूला गया। तो भाई F2 25 जुलाई को, 25 जुलाई को हमने पूरा पैसा वसूला। वसूला यानी रिसिप्ट करी, आए साइड में लेते हैं हम अपना। ठीक, क्रेडिट हमने पहले उसने क्या प्राप्त करा, उसने पहले सेवा प्राप्त करी, अब वो देने वाला बन गया, अब वो हमारा देने वाला बन गया। तो हमारा देने वाला बन गया कौन? अगर एक साथ पेमेंट करना है तो आप एक साथ में भी ले सकते हैं इसे। इससे कितने लिए हमने? 50,000 रुपए। शिक्षा उपकर, देखिए ये जीरो हो गया। पहले देखिए ये पहले कितना बता रहा था आपका बैलेंस टैली में? 50,000 रुपए। ये देखिए इसके नीचे देखिए, हाईलाइटेड के नीचे देखिए करंट बैलेंस 50,000 डेबिट। अब जैसे ही मैं इसको 50,000 रुपए से क्रेडिट करूंगा तो वो आपका बैलेंस बताएगा, जीरो बता दिया उसने, यानी आपने पूरे पैसे वसूल लिए। अब एक चीज और, इसी में दोबारा एंट्री भी कर सकते हैं, इसको CR करा 431 अर्बन डेवलपमेंट SBC से वसूल लूंगा मैं 50,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए। ठीक, ये भी जीरो हो गया। अब आया किस में? मेरे बैंक खाते में आया, तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता यूज करा, इसमें मेरे 1 लाख रुपए आ गया। ये देखिए करदाता से सेवा वसूली की गई, करदाता से वसूली की गई। ठीक, ये एंट्री करके एंटर मार के बाहर आ गए। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछते हैं अभी। मैंने आपको प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू करना, डिमांड क्रिएट करना और उसकी वसूली करना, ये जो वसूली की एंट्री है, डिमांड की एंट्री तो एक ही बार होगी साल में, लेकिन ये वसूली की एंट्री आपकी डेली होती है। आपकी वसूली की एंट्री आपकी डेली होती है, जो रिसिप्ट साइड में होती है। ठीक है, आपकी एंट्री डेली होती है, ये आपने वसूली करते हो हर दिन, रोज वसूली करते हैं अपन। ठीक है, अपन कैश बुक की एक आध दिन जब अपनी सारी एंट्रीज हो जाएंगी, अपन कैश बुक की प्रैक्टिकल एंट्री पूरी कर देंगे। मैं आपको टैली पे ये करके ही दिखा रहा हूँ, एंट्रीज ऐसे ही होती है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें इसकी एंट्रीज देखते हैं अब अपन। ठीक है, अब अपन इनका इम्पैक्ट देखते हैं। अपन ने ये एंट्रीज करी है, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आए हम। देखिए टैक्स रेवेन्यू में 8 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स, 50,000 रुपए एजुकेशन टैक्स। ठीक, और ये हमारा नगरीय विकास उपकर, ये GL कोडिंग वाइज में 50,000 रुपए आपकी आय बुक हो गई, ये आपकी आय बुक हो गई। ठीक है, तो आपकी इनकम में आ गया। उसी तरह ये जो हमने छूट दी गई थी 40,000 रुपए, ये आपका व्यय बुक हो गया। देखो आप 1 की सीरीज के जितने हैं वो आय पूरी, 2 की सीरीज जितने वाले एक साइड एक्सपेंडिचर पूरा। ठीक है, 3 सीरीज वाले पूरे आपके लाइबिलिटी साइड में, ऊपर देखिए लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है। 4 सीरीज वाले आपके पूरे एसेट साइड, 4 सीरीज वाले आपके पूरे एसेट साइड। ठीक है, अब अपन, अच्छा आप लोग कैश बुक में तो आपको सिर्फ केवल वो रिसिप्ट वाली एंट्री दिखेगी। ठीक है, इसमें एक फंक्शन और होता है, इसमें डे बुक होती है। इस डे बुक में आप देखिए हमने अभी तक जितनी एंट्री पास करी वो सारी डे बुक में एंट्री आ गई,
सारी एंट्री अगर आपको एक जगह पे देखनी है कि आज तक आपने इस टैली पे कितनी एंट्रियां पास करी, वो आपको डे बुक में दिख जाएगी और डे वाइज दिख जाएगी। ये 30 जून की एंट्री ये रही, एक पहली, दूसरी हमारी ये रही, तीसरी हमारी एजुकेशन सेस ये रहा, अर्बन डेवलपमेंट सेस ये रहा, प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की 8 लाख रुपए की एंट्री ये रही, उनके एंटर मार के चले जाएंगे। आप एंट्री कहीं से भी मार के जा सकते हैं और कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक, इसमें किसी को कोई शायद डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमने करी प्रॉपर्टी टैक्स की एंट्री, जो साल में एक बार ड्यू होता है, ये हमने। जी बोलिए सर। ये जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में भी 2 टाइप के टैक्सेस आते हैं, चालू और बकाया। सर देखो, ये जिन्होंने ये जीएल कोड बनाए ना सर, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ सर। तो निधि जी आप बार बार आ रही हैं जा रही हैं। हाँ देखो सर, जिन्होंने जीएल कोडिंग बनाई ना, उनके हिसाब से ये था कि हर साल का हम क्लासिफाई करके दें। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ 431 ये रहा ऊपर, जो टैली पे जीएल कोड बने हैं ना सर, वो ये जीएल कोडिंग के हिसाब से बने। इसमें आप देखो, इसमें ईयर वाइज दिया हुआ है, ये अदर टैक्स, सॉरी ये रहा प्रॉपर्टी टैक्स, आप देखो। ये देखें, प्रॉपर्टी टैक्स करंट ईयर, प्रीवियस ईयर 1, प्रीवियस ईयर 2, प्रीवियस ईयर 3, ये दिया गया था अलग अलग ईयर को क्लासिफाई करने के लिए। ये 2007 में बना था, ठीक है। लेकिन कई नगर पालिकाओं में ये पता ही नहीं चल पाता कि आज से 2 साल पुरानी डिमांड कितनी है। आपको तो सिर्फ कुल डिमांड आप लोगों ने निकाल ली कि कुल वसूली योग्य इतना है, लेकिन कोई भी ये नहीं क्लासिफाई करता कि इसमें 5 साल वाली पुरानी इतनी है, 3 साल पुरानी इतनी है, 2 साल पुरानी इतनी है और 1 साल पुरानी इतनी है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप लोग जो वसूली पत्रक बनाते हैं, उसमें आप लोग ये कहीं नहीं लिखते कि ये 5 साल पुरानी डिमांड 10 लाख, टोटल डिमांड 20 लाख है, 5 साल पुरानी डिमांड 4 लाख, 3 साल पुरानी डिमांड 2 लाख, 2 साल पुरानी डिमांड 2 लाख, है ना। तो ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं अपन, लेकिन जिन्होंने जीएल कोड बनाया उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बना के रख दिया। तो अगर आप इसे प्रीवियस ईयर भी करते हैं या करंट ईयर करते हैं, देखिए अपन लोग अकाउंटेंट है, अपना ये काम नहीं है कि अपन प्रॉपर्टी टैक्स के कौन सी डिमांड कितनी पुरानी है ये अपन अगर ढूंढने जाएंगे तो अपना अकाउंट्स का काम तो कोई पीछे छूट जाएगा। ये काम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों का, ये काम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों का कि वो ईयर वाइज डिमांड बताएं कि 2017 का प्रॉपर्टी टैक्स इतना बकाया है 2020 के वर्ष के अंत तक, ठीक है। तो ये कार्य अपना नहीं है, ये कार्य है अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। तो इसीलिए उसमें अपन को नहीं करते, अपन इनमें डाल देते हैं। अच्छा, वो लेजर जो बने हैं वो लेजर, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बने हुए हैं तो इसलिए उस टैली में भी लेजर बने हुए हैं अपने, ठीक। उसमें क्लियर जी सर है। और किसी को कोई डाउट? अब अपनी, अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी टैक्स का बता दिया पूरा, ठीक है। ये है वाटर टैक्स वाला, वाटर टैक्स वाला अब अपन, अब तो टाइम बचा नहीं है, अपन कल करते हैं। कल अपन वाटर टैक्स रेंट समझ लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अपने ये 2 टॉपिक्स अपने कल कवर्ड हो जाएंगे, जी सर, है ना। फिर एक एक बार आपको हम एंट्रीज, आपकी कैश बुक कैसे एंटर करते हैं वो बता देंगे। ये तो मैं आपको एंट्री समझा रहा हूँ, कैसी होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को एक्चुअली करना क्या है, कैश बुक की एंट्री डालनी है। तो वो मैं एंट्री हम आप लोगों को समझा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा उस चीज से थोड़ा सा अलग है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस चीज को बिल्कुल जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। तो कल अपन जलापूर्ति, किराया शुल्क और ये निर्देशित, ये 3 कल अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो और किसी को वो हो तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। तो अपन इस क्लास को यहीं एंड करते हैं।
चेतन जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना आपकी डे 3 वाली? सर मिल तो गई थी, लेकिन वो डाउनलोड नहीं करने दे रहा है, गूगल ड्राइव से परमिशन के लिए बोल रहा परमिशन है। कर मैंने देता आपको हूँ, इमेज भेजी है। परमिशन कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।